अरे यार, जब अपन डेट पे जाते हैं या चैट करते हैं तो अपन कैसे कोशिश करते हैं ना, बात में से बात निकले, है ना। हम ऐसा तो नहीं करते चलो भाई वो, हम चाहते हैं ना कुछ जबरदस्ती की कि कुछ ना कुछ ऐसी बात हो कि इस बात से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी बात, है ना। तो ये चीज है, तो हमको कन्वर्सेशन को डाई नहीं करने देना। वही क्वेश्चन वो हमसे पूछे जो हम चाहते हैं। थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है, बट यस दिस कैन बी अचीव्ड, इजीली हो सकता है। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। वहां पर जितने एग्जामिनेशन कंडक्ट करें, वाइवा जो कंडक्ट करें बच्चों के जॉब लगने से पहले, सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। तो हमने बहुत बढ़िया वाइवा कंडक्ट करे थे। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में आई हैव बीन पार्ट ऑफ, और उसमें बहुत सारे वाइवा कंडक्ट करे जो तुमसे ज्यादा नालायक हो। अपने से बढ़िया बंदे को साथ मत लेके जाना, तुम्हारा नुकसान होगा। तो रोल नंबर पे इन चीजों पे तुम ध्यान देना, देखो मजा आएगा। हेलो बच्चों, 2026 बोर्ड्स बहुत तेजी से आ रहा है, और उससे पहले भी आ रहा है आपका वाइवा। जी हाँ, फिजिक्स का जो आपका वाइवा होगा, यानी कि प्रैक्टिकल होगा, कितना बढ़िया हो जाए कि ये जो 30 मार्क्स का वाइवा है, इसमें हमारे 30 में से 30 आ गए। और इससे भी बढ़िया ये हो जाए कि हम कुछ ऐसी टेक्निक यूज करें कि जो एग्जामिनर हमारा वाइवा लेने आया है, जो हमारे नंबर लगा रहा है, हमारे इंप्रेशन उसमें ऐसा टॉप नॉच जाए। इनफैक्ट उसका जो वाइवा का पूरा प्रोसेस है वो नहीं हम कंट्रोल करें। वही क्वेश्चन वो हमसे पूछे जो हम चाहते हैं। थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है, बट यस दिस कैन बी अचीव्ड, इजीली हो सकता है। इसके लिए मैं लेके आया हूं आज ये वीडियो। इस वीडियो के एंड तक मैं तुमसे शेयर करने वाला हूं वो टेक्निक जिसमें जो तुम चाहोगे एग्जामिनर वही सवाल पूछेगा, बिना उसके जाने, उसको पता भी नहीं चलेगा दैट तुम्हारा वाइवा वो नहीं तुम कंट्रोल कर रहे हो। साथ के साथ कुछ वो फिजिक्स की टिप्स और ट्रिक्स जो तुम्हारे 30 में से गारंटी 30 नंबर लेके आएगी, ठीक है। और मिनिमम टू मिनिमम तुम 27 से ऊपर ही लेके आओगे। वो खुलासा करने वाला हूं फिजिक्स वाइवा की सच्चाई, ठीक है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। जो पार्ट तुम्हें लगता है कि पता है, कोई नया नहीं है, हमको पता है पहले से, टीचर ने बता दिया था, उसको आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। तो चलिए स्वागत करते हैं सभी बच्चों का इस वीडियो में। वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, और मेरा नाम वरुण। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा ये वीडियो। तो बेटा इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स का, स्पेशली फिजिक्स का जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 70 मार्क्स का आप सीबीएसई बोर्ड्स दोगे, जहां भाई आपका सेंटर पड़ेगा। लेकिन 30 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल के हैं, आपके स्कूल में ही आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अगर ये 30 मार्क्स का मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो इन 30 मार्क्स में 7 + 7 मतलब 14 मार्क्स जो होंगे ना बेटा, इसका आपको लिखना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकल मिलेगा और आपको लिखना पड़ेगा। 2 प्रैक्टिकल आपको मिलेंगे जो आपको कंडक्ट करने हैं, बढ़िया से लिखने हैं। लिखना कैसे, सब कुछ स्क्रैच से बताऊंगा, आराम से देखो इस वीडियो को। तो 14 मार्क्स तो बेटा उस पर डिपेंड करते हैं। 5 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, मतलब जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके 5 नंबर है, ठीक है। तो 5 मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल हो गई। इसके अलावा एक एक्टिविटी भी आपको करनी पड़ेगी जो मात्र 3 नंबर की होगी, ठीक है। तो 14 और 7 21 मार्क्स तो यहां पर आपके बन गए। उसके अलावा एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है, आपके टीचर ने आपको बताया होगा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी है या पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। इस पे भी बात करेंगे कैसे बना सकते हो, क्या कर सकते हो। तो बेटा ये भी आपका 3 मार्क्स का बैठेगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपका वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटी, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका लेगा वाइवा, 5 मार्क्स का। अब फैक्ट ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो है ऐसे ही, बट ट्रस्ट मी, अगर इसका रियलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए ना, तो मोर देन 25 नंबर आपके वाइवा के हैं, आपके वाइवा के हैं। सर आपको कैसे पता है? सीबीएसई तो ये दे रहा है। अभी आगे खुलासा करेंगे इस चीज का कि कैसे एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा सीबीएसई की गाइडलाइन है। 30 मार्क्स आपके इसके हैं। क्या करना है, कैसे करना है, आइए इसको देखते हैं। आइए, व्हाट विल हैपन ऑन द डे ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वाले दिन क्या होगा? देखो, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल है उस दिन मोटा मोटा सा सिनेरियो समझ लो फटाफट के होने क्या वाला है। आप लोग बढ़िया से उस दिन उठो, तैयार हो। उस दिन भले ही आप अपने स्कूल में टाई को ढीला करके, लोएस्ट पे पैंट बांध के, कुछ भी रंग बिरंगे जूते पहन के गए होगे, लेकिन इस दिन आई वांट यू टू ड्रेस प्रॉपर्ली ड्रेस करो। आपके पास आपकी फाइल, प्रैक्टिकल फाइल, और साथ में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपका ड्रेस कोड
ड्रेस कोड को बढ़िया से फॉलो करो, जो आपका स्कूल में ड्रेस कोड है ये बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना अपना, बस ये 3 चीजें साथ में, ड्रेस कोड अच्छे से फॉलो करो, सुबह उठो और आप उस दिन स्कूल जाए। आपको अपनी क्लास में जाना पड़ेगा, जैसे ही आप क्लास में जाओगे दोस्त यार मिलेंगे, हंसी ठट्टा जो शुरुआत में जो तुम्हारा होना वो होगा, और आपको सीधा आपको बता दिया जाएगा, इधर आपका जो भी कंसर्न टीचर हैं, जैसे फिजिक्स के जो सर होंगे, वो या तो आपको क्लासरूम में रखेंगे या आपको सीधा लैब में ले जाएंगे। लैब में ले जाने के बाद आपको पूरी लैब में एक एक कॉर्नर पे एक एक जगह पे बढ़िया से या तो बिठा दिया जाएगा अलग अलग स्पेस रख के, और आपको एक छोटी सी शीट दे दी जाएगी। थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होगी, और अनाउंसमेंट के साथ ही आपको रोल नंबर वाइज, सबका सेम नहीं होगा, रोल नंबर वाइज, जैसे एग्जांपल इवन नंबर वाले अलग, ऑड नंबर वाले अलग, या रोल नंबर 2 4 6 ऐसे करके रोल नंबर के हिसाब से आप लोगों को प्रोजेक्ट असाइन हो जाएगा। प्रोजेक्ट मतलब आपको प्रैक्टिकल असाइन हो जाएगा कि आपको कौन सा प्रैक्टिकल करना है और कौन सा प्रैक्टिकल लिखना है, जो करोगे वही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस दिन जैसे ये होगा तो आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल असाइन हो जाएगा। प्रैक्टिकल आपको मिलेगा बेटा इनमें से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आप क्लास 12th फिजिक्स 2025-26 का सिलेबस डाउनलोड करना, उसमें ये लिस्ट होगी। आपके क्लास टीचर ने जो फिजिक्स के होंगे उन्होंने आपको बढ़िया से ये प्रैक्टिकल करवाए होंगे। आई एम प्रीटी श्योर, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे करवाए होंगे, लेकिन कुछ तो उन्होंने बोला होगा कि भैया सेक्शन ए में से इतने और सेक्शन बी में से इतने, और इन दोनों में से आपको 2 प्रैक्टिकल करने हैं, एक इसमें से और एक इसमें से। ठीक है, तो आपको यही प्रैक्टिकल असाइन हो जाएंगे, आपको उसको बढ़िया से पहले परफॉर्म करना है। जब आप परफॉर्म करोगे, परफॉर्म करने के बाद आपको जो एग्जामिनर है, जो एक्सटर्नल आए हुए हैं, वो आपकी सीट पे भी आ सकते हैं, या आपको एक बार हो जाए वो प्रैक्टिकल तो उनको दिखाना होगा कि सर ये ऐसे हो गया। उसके बाद आपको अलग से टाइम मिलेगा और आपको बोला जाएगा कि भैया इसको लिखो। आपको वही सेम चीज तरीके से सलीके से लिखनी पड़ेगी, और जैसे वो आप लिख लोगे, आपको जैसे वो टाइम खत्म होगा आपको आपसे शीट्स ले ली जाएंगी, और उसके बाद आपका वाइवा स्टार्ट होगा। हो सकता है वाइवा बीच में भी स्टार्ट हो जाए, एग्जामिनर बीच में भी स्टार्ट कर दे, जब आप प्रोजेक्ट मतलब आप पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे हो, और एक एक करके आपको बुलाया जाएगा, आपका वाइवा कंडक्ट होगा। और इस पूरे के जो भी आपने करा है, प्रोजेक्ट आपने कैसे करा है, प्रैक्टिकल आपने कैसे करा है, अच्छे से करा है या नहीं, उसके बेस पे और वाइवा के बेस पे 30 में से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है कि इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है, तो आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूरा पूरा मैंने आपको लब्बे लुबाब बता दिया कि ये रहेगा। ठीक है, अब सच्चाई कुछ अलग है, ये सच्चाई नहीं, सच्चाई कुछ अलग है। ये मैंने मोटा मोटा आपको कहानी सुनाई। ठीक है, तो ये रहेगा सीधा साधा मामला। अब आते हैं, देखते हैं हाउ टू राइट एक्सपेरिमेंट। अब इसको समझो, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले इसको समझो आपको एक्सपेरिमेंट लिखना कैसे। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, बच्चे को यही नहीं पता कि लिखना कैसे। आपके अगर क्लास टीचर ने या फिजिक्स के सर ने आपको पहले से गाइडलाइन दे रखी है, भैया पहले ये, तो आप उसको फॉलो करो। मैं आपको सीबीएसई की गाइडलाइन दे रहा हूं। आपको अगर सेम ये पता है, ग्रेट, स्किप करो, अगले सेशन पे आ जाओ। अगर नहीं पता तो ध्यान से देखो, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा और जुगाड़ भी बताऊंगा कि कोई भी प्रैक्टिकल आ जाए, क्या क्या चीज तो कॉमन है जो सब बच्चा लिख लेता है। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला पार्ट जो आपको लिखना है, वो आपको लिखना है एम। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, एम में क्या करना है। एम में आपको सबसे पहले जो प्रैक्टिकल दे रखा है ना, एज इट इज उसको छाप देना है, एज इट इज छाप देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया एम। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो चीज आपको लिखनी है, वो लिखनी है आपको मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड मतलब सामग्री, यह है उद्देश्य, और यह है मटेरियल रिक्वायर्ड मतलब सामग्री। मतलब क्या क्या चीजें लगनी है आपको, वो सब आपको मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखना है। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल है, जैसे मान लो आपको कहा ओम्स लॉ को वेरीफाई करें, तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए जो जो सामग्री आपको चाहिए, या मीटर ब्रिज का कोई प्रैक्टिकल आ गया, तो जो जो आपको सामान चाहिए वो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखना पड़ेगा। ठीक, जब ये हो जाता है तो तीसरा आपके पास आता है, ये हो जाता है, फिर तीसरा आपके पास आता है थ्योरी। थ्योरी हर बार जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन अगर आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हो तो अच्छा रहेगा कि आप ओम्स लॉ को बताओ, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दो कि भैया ये ओम्स लॉ है, ये उसका फॉर्मूला है, और दैट्स इट, सिर्फ इतना। ठीक है, थ्योरी के बाद अगर थ्योरी में ही अलग से, या तो थ्योरी के साथ लिख लो, या फिर अलग से अगर कोई डायग्राम इन्वॉल्व है तो आपको वो डायग्राम भी बनाना है। अगर डायग्राम है तो, जरूरी नहीं हर आपको जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसमें डायग्राम हो ही। अगर कोई सर्किट डायग्राम नहीं है तो आप डायग्राम ना भी लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मैं इन सभी का जुगाड़ बताऊंगा याद करने के, कोई भी प्रैक्टिकल। वंस दिस इज डन, उसके बाद आप आ जाओ सीधा प्रोसीजर पे। ये आ गया प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब स्टेप्स क्या है, पहले आपने क्या करा, फिर आपने क्या करा, फिर क्या करा, करते करते करते
प्रोसीजर, ये आपका सबसे ज्यादा एक तरीके से ज्यादा स्पेस लेगा। तो दिस इज द प्रोसीजर। वंस दिस इज डन, एक बार प्रोसीजर भी हो जाए, उसके बाद एंड में आपको लिख दी है सावधानियां। सावधानियां मतलब प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस, ठीक है। और जब प्रिकॉशंस हो जाए तो एंड में आपको लिखना है बेटा रिजल्ट, रिजल्ट। तो ये 7 चीजें हैं जो आपको लिखनी है। आइए एक एक करके इस 7 चीजों के जुगाड़ देखो कि आपको कैसे नंबर मिलेंगे और एग्जामिनेशन वाले दिन आपको करना क्या है, ठीक है। अभी मैंने आपको कोई भी हैक नहीं बताया, अभी तो मैंने आपको एक बेसिक प्रोसेस बताया कि ये होता है। अभी मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा उस दिन होगा क्या, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। अभी पहले ये समझो। देखो एम की बात करते हैं। एम में क्या है, जो भी आपको क्वेश्चन मिला है ना वो एज इट इज लिख लेना है। तो 7 में से एम लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं, तो कोई भी लिख लेगा, ठीक है। तो एम तो हमारा हो गया। अब आगे सुनो, रिजल्ट में क्या लिखें सर? रिजल्ट, रिजल्ट में आप सिंपल एक चीज लिखना, जो भी आपको प्रैक्टिकल मिला है दैट प्रैक्टिकल अगर कोई वैल्यू निकालने वाला है तो उसकी वैल्यू लिख लो, और अगर कोई वैल्यू निकालने वाला नहीं है, वेरिफिकेशन वाला कोई है कि ओम्स लॉ वेरीफाई करना है समथिंग लाइक दैट, तो उसमें आप बस ये लिख लो कि ओम्स लॉ हैज बीन वेरीफाइड। आप समझ गए? जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका एम है, उसमें बस उसको हल्का सा लिख के बस ये लिख दो, दिस हैज बीन वेरीफाइड। क्या बोलोगे? दिस हैज बीन वेरीफाइड, ठीक है। अब दिस में ये दिस मत लिखना, यहां पर आप क्या लिखना, इसमें क्या लिखना, जो भी आपका मेन एम होगा उसको हल्का से लिखना, हैज बीन वेरीफाइड लगा देना कि ये हो गया, ठीक है। तो 7 में से एम लिखना और रिजल्ट लिखना तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ कि कौन सी चीज और कॉमन है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो मटेरियल रिक्वायर्ड भी आप इजीली कर सकते हो। मटेरियल रिक्वायर्ड सर ये कैसे? देखो सुनो, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में मोस्टली आपको, या जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, या तो वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है या वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड होगा। देख लेना, अच्छे से देख लेना। अगर आप इसकी लिस्ट को देखो तो देखो कौन से प्रैक्टिकल है। देखो मिरर वाले, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आईवी ग्राफ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, मतलब ये 8 प्रैक्टिकल तो क्या है आपके ऑप्टिक्स से रिलेटेड, ये इलेक्ट्रिकल का आ गया। अब यहां देखो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज रेजिस्टेंस या लॉ ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, मतलब ये तो पूरा ही इलेक्ट्रिकल है। मतलब क्या है भाई? मतलब ये है बेटा कि या तो ऑप्टिक्स से आएगा प्रैक्टिकल या इलेक्ट्रिकल से। भैया जो भी आ जाए, सीधी सादी पेट सामग्री है जो आपको पता होता है, जो आपको याद रखना है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने के लिए। जैसे कोई भी एक पकड़ लो, ये देखो, वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज से जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको वेरीफाई करना है। अब अगर मेरे सामने ये आ गया तो मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है ना मीटर ब्रिज, तो भैया मटेरियल रिक्वायर्ड में मीटर ब्रिज तो आएगा ही भाई। ये तो मेरे को इसमें ही दिख गया मीटर ब्रिज, इसमें तो क्या ही वो करना है। अच्छा उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा सर सेफ्टी ग्लव्स जरूरी होते हैं। इलेक्ट्रिकल में कुछ भी आ जाए, सेफ्टी ग्लव्स तो तुम लिख ही दो कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या करना है? रजिस्टर्स गिवन है, अरे तो रजिस्टर्स तो डाल ही दो यार, रजिस्टर्स तो डाल ही दो। रजिस्टर्स अलग अलग जो रजिस्टर्स हैं वो तो आप डाल ही दो, ठीक है। अगर आपके स्कूल में टीचर ने मटेरियल रिक्वायर्ड में और कुछ चीजें लगाई हैं और कुछ चीजें बताई है, जैसे सेफ्टी ग्लव्स हो गए, सेफ्टी बूट्स भी होते हैं जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल लैब में, ताकि ग्राउंड के साथ हमारा एक रेजिस्टेंस बना रहे, तो वो भी है। तो सेफ्टी बूट्स हो गए, है ना, सेफ्टी बूट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे 2-4 चीजें अगर आप देखो तो कॉमन है जो सेफ्टी से रिलेटेड है। तो अगर आप मटेरियल रिक्वायर्ड में देखो तो इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सामग्री में क्या चाहिए? ये चाहिए, बस हो गया काम, ठीक है। और जितने भी प्रैक्टिकल आपने लिखे हैं उसकी सामग्री आप देखोगे तो यही कुछ बनती है। अब अगर ऑप्टिक्स से आ गया, मान लो ऑप्टिक्स से आ गया, कोई प्रिज्म का कोई प्रैक्टिकल आ गया, तो भैया प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म तो चाहिए, ठीक है। अब लाइट उसमें डालोगे तो लेजर लाइट है, उसकी बहुत जरूरत है ना। तो ये 2-4 चीजें मटेरियल रिक्वायर्ड में कॉमन रहती है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, ठीक है। थ्योरी मैंने आपको बताया कि थ्योरी आपके लिए ऑप्शनल होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल से कुछ आता है, अब रेजिस्टेंस से आ गया या मीटर ब्रिज से आ गया, तो मीटर ब्रिज के बारे में थोड़ा बहुत लिख दो, या रेजिस्टेंस का आ गया तो थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख दो, कोई फॉर्मूला लिख दो, तो वो सारा आप थ्योरी में लिख सकते हो, ठीक है। चलो थ्योरी मान लेते हैं, थ्योरी में हर एक का हाथ अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। डायग्राम आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। उसके बाद आता है प्रोसीजर, ये है इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर है इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर से भी पहले मैं बात करूंगा प्रिकॉशंस की।
सब प्रिकॉशन में क्या लिखे, पिटे पिटाए प्रिकॉशंस हैं जो हर बार ध्यान रखने। जैसे कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले जो भी आप apparatus ले रहे हो, मटेरियल रिक्वायर्ड, जो भी मटेरियल ले रहे हो, पहले वो मटेरियल सही है या नहीं, पहले तो ये करो। जैसे कोई भी मान लो मल्टीमीटर का कहीं यूज हो रहा है तो पहले मल्टीमीटर में कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग करनी है, तो लिख लो कि फर्स्ट मल्टीमीटर शुड बी चेक्ड बाय डूइंग कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग। उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई मल्टीमीटर सही है या नहीं, है ना। मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट आ जाए, प्रिज्म का आ जाए, जो भी आ जाए, सबसे पहले जो चीजें तुमने ली है पहले तो यही लिख लो कि भैया ये सही होना चाहिए, है ना। तो बस थोड़ा सा बढ़िया से अंग्रेजी में लिखो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अब एक तो यही होगी। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिकल का है तो भैया सेफ्टी बूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा क्या है, जितने भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नहीं रख सकते जो ठोका पीटी वाले होते हैं, है ना, उनको मिक्स नहीं करना, ठीक है। कोई वायर कटिंग, तुम्हारा वायर कटिंग प्लायर है तो प्लायर को मल्टीमीटर के साथ कभी नहीं रखते, इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। बेसिक एरर्स को अवॉइड करना है ना, शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करना है, ये टिपिकल है, टिपिकल। अब प्रिज्म वाले में मत लिख देना शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करना है, याद रखो इलेक्ट्रिकल का अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले का सारा अलग है। उसमें क्या, पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करना है, जितनी रीडिंग लेनी है वो सामने से लेनी है ना, ह्यूमन एरर ना हो। तो पिटे पिटाए प्रिकॉशंस भी इतने दिक्कत नहीं है। तो अगर आप 7 में से देखो तो 1, 2 और 6 और 7, मतलब ये 4 पार्ट तो ऐसे ही खत्म हो गए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या है, अभी मैं बताऊंगा एग्जैक्टली उस दिन करना क्या है, ये तो बेसिक आइडिया समझो। तुम्हें जो थोड़ा बहुत काम करना है वो करना थ्योरी में, डायग्राम और प्रोसीजर, ठीक है। सिर्फ इतनी मेहनत है, 4 पार्ट तो इजी है, इसको तो करा जा सकता है, ठीक है। तो इतना तो ये तो हो गया कि आपको कोई भी जब आप लिखोगे अपनी शीट में प्रैक्टिकल तो लिखना कैसे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है की टिप्स फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा सच बोलना स्टार्ट करूंगा कि उस दिन क्या होने वाला है, और इसके बाद तो पूरा का पूरा सिनेरियो रखूंगा, ठीक है। कुछ की टिप्स हैं, उस पर ध्यान देना। देखो मैंने अभी तक अगर देखा जाए तो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहां पर जितने एग्जामिनेशन कंडक्ट करें, वाइवा जो कंडक्ट करें बच्चों के जॉब लगने से पहले, सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। तो हमने बहुत बढ़िया वाइवा कंडक्ट करे थे। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में आई हैव बीन पार्ट ऑफ, और उसमें बहुत सारे वाइवा कंडक्ट करे हैं। तो एक थॉट प्रोसेस होता है एग्जामिनर का, ठीक है। तो उस थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। मैं शुरुआत में एक बात बता रहा हूँ, देखो जैसे अपन डेट पे जाते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी लाइन है कि भगवान कभी भी फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का दूसरा मौका किसी को नहीं देता, फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का एक ही मौका है, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो ध्यान, जो पूरी जो तुम्हारी जो एक तरीके से शिद्दत के साथ तैयारी होती है ना डेट पे जाने से पहले, वही तैयारी का ध्यान तुम्हें यहाँ रखना है। क्योंकि 2-4 चीजें भी इधर उधर हो जाती है ना, तो एग्जामिनर को तुम याद रह जाओगे कि ये साला था जो ऐसा कर रहा था, और वो चीज जब खनक जाती है एग्जामिनर के दिमाग में, तो वो तुम उसके सामने बैठोगे, अब तुम कितना भी अच्छा परफॉर्म करो तो उसके दिमाग में वो चीज रहती है कि ये ऐसा हरकत कर रहा था, और वो निचोड़ने पे आएगा तो वाइवा में ऐसा निचोड़ लेगा तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो 2-4 चीजें हैं, उसका ध्यान रखो, पहले वो चीजें समझ लो, और उसके बाद सीधा मैं आपको टिप्स बताऊंगा, वो टेक्निक बताऊंगा कि एग्जामिनर क्या हो, कि एग्जामिनर वही पूछे जो तुम चाहते हो। आप पहली चीज समझो, ड्रेस कोड कंप्लायंस, पहले भी बताया था, उस दिन प्रॉपर्ली ड्रेस होके जाना है, ठीक है। कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम हाईलाइट हो, पहली चीज समझ लो, हाईलाइट नहीं होना। हाईलाइट कैसे, अरे सर उस दिन तो ड्रेस कोड तो बढ़िया रहेगा ही, ऐसा साला परफ्यूम लगा के जाऊंगा, डियो लगा के जाऊंगा, पूरी क्लास महका दूंगा। वो इस चीज, ये हरकतें नहीं करनी कि जो बच्चा पूरे साल नहीं नहा के आया, आज ही वो नहा के आया हुआ और भाई साहब माशाल्लाह बहुत चटक खुशबू आ रही है उसमें से, ये हरकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें हाईलाइट नहीं होना, प्रॉपरली जाओ, बटन बंद हो, अच्छा से सर्दियां आ रही होगी तुम्हारे, शायद स्वेटर्स शायद अब आ गए होंगे, तो प्रॉपरली टाई जो है प्रॉपरली प्लेस होनी चाहिए। तुम्हारा ड्रेस कोड हिंड्रेंस नहीं बनना चाहिए। तो पहले तो ड्रेस कोड कंप्लायंस, इसका ध्यान रखो। आगे सुनो, कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल एंड रिपोर्ट। अब इसकी कहानी सुनो। मोस्टली आपके टीचर्स ने कहा होगा प्रैक्टिकल फाइल बनाओ, सारे बनाओ, और आमतौर पे प्रैक्टिकल फाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो टीचर भी शायद तुम्हें बताएगा, वो है आपका इंडेक्स। आपका इंडेक्स देखो, कभी भी एग्जामिनर आके तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल को अंदर से चेक नहीं करेगा अनलेस अनटिल तुमने उसको रीजन दे दिया, चेक करवाई, मतलब एग्जामिनर ने सोच लिया कि इसकी तो मैं बजाऊंगा आज, तो फिर तो वो पूरा चेक करेगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं करा है तो वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो पॉइंट इज कि आप जो प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो, पहले तो बहुत स्ट्रेट अवे बता रहा हूं, तुम खुद मत बनाओ यार, अपने किसी छोटे भाई बहन से बनाओ,
या अपने किसी दोस्त को बोलो, दोस्तनी को बोलो, मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, किसी को बोलो, तुम वो काम मत करो, वो टाइम वेस्टिंग वाला काम है। हमें जेई देना है यार, जेई के साथ साथ हमें सीबीएसई की तैयारी करनी है, ये सारा ये फालतू का काम है। अगर फालतू का काम पहले कर चुके हो गुड, नहीं करा तो खुद से मत करो। मैं टेक्निक बता रहा हूँ, 27 से ऊपर मार्क्स आएंगे गारंटी, ठीक है, 30 में से 30 भी आ सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ उसको पहले ध्यान दो, पहले तो इस पर टाइम वेस्ट करना बंद करो, किसी और से बनवा दो। सर उस दिन क्या करेंगे, उस दिन मैं जो बता रहा हूँ वो करना, ठीक है। तो पहले तो किसी और से बनवाओ, अगर बना लिया है तो अंदर तुमने कितने भी कीड़े मकौड़े मार रखे हो, कैसा भी बना रखा हो, इंडेक्स बहुत अच्छा बनाओ, जितना अच्छा हो सकता है। और इंडेक्स प्रॉपरली बनाने के बाद टीचर से साइन जरूर करवाना है। आमतौर पे मोस्टली जो आपके क्लास टीचर्स होंगे वो मोस्टली आपको बोलेंगे कि जिस दिन प्रैक्टिकल है या तो उससे एक दिन पहले या उस दिन सुबह सुबह आके मेरे से साइन करवाओ इंडेक्स, मोस्टली इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखना, इंडेक्स प्रॉपरली साइन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंडेक्स पे आप ध्यान रखना, और जब भी वहां जाओ तो आपके पास प्रैक्टिकल फाइल तो होनी चाहिए, प्रॉपर कवर लगा होना चाहिए, ठीक है। वही कोई ऐसी हरकत नहीं कि दूर से हाईलाइट हो, पता चला पूरा गत्ता फटा हुआ है वही लेके चलेगा, ये काम नहीं। प्रॉपरली कवर चढ़ा चढ़ा के जाना, और जो भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको लेके जाना। सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या करूँ, अरे यार जा गूगल पे डाल, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर ले, वही छाप दे, हो गया मामला, ठीक है। नहीं पता चल रहा तो 12वीं के अपने किसी सीनियर से बात कर, या तुम्हारे पास जो भी टीचर ने बता दिया होगा यार ये बना लो, तो वो बना लेना, ठीक है। दुनिया जहान के प्रैक्टिकल है, तुम खुद से मत बनाना। और साफ बता रहा हूं, एक दिन में तुम कोई कुछ इजाद नहीं कर सकते। तुम्हें लगेगा कि अरे मैं तो सर मेरा दिमाग क्रिएटिवली चल रहा है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कुछ चीज़ों का और नहीं कर सकते। तो अपना जो भी प्रोजेक्ट है पैसे देके बन रहा है उससे बनवाओ। देखो मैं खुद प्रैक्टिकल बहुत मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। लेकिन इन दिनों में तुम ये क्या 2-4 दिन में तुम ले पाओगे, कुछ नहीं ले पाओगे। तो फायदा यही है, बढ़िया बात यही है, किसी से प्रोजेक्ट बनाना है बाहर वाले से बना के ले जाना। ज़्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा होगा, पता लग जाएगा तुमने नहीं बनाया, वो तो देख के भी पता लग जाता है। बस सिंपल सा बेसिक सा बना के ले जाओ। प्रोजेक्ट नहीं है तो फाइल है तो रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल फाइल और रिपोर्ट फाइल जो मैंने बताया, इंडेक्स प्रॉपर होना चाहिए, कवर चढ़ा होना चाहिए, ये बना के ले जाना, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं लगता इसमें, ठीक है, ये काम करना। तीसरा देखो, नो डिस्ट्रैक्शंस। अब ये समझो क्या है, अपन ड्रेस कोड प्रॉपर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। उस दिन हम गए, स्कूल गए, प्रैक्टिकल फाइल भी हमारे पास है। याद रखना, जिस दिन प्रैक्टिकल फाइल बन जाए टीचर साइन कर दे, घर में रखना उसको। स्कूल में बच्चे चोरी कर लेते हैं, याद रखना तुम्हारा दोस्त ही चोरी कर लेगा। और किसी को भी इसलिए मत दे देना, कोई बोले कि भाई मेरे को दे दे, मैं पूरा काम करके तुझे वापस दे दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मर जाओगे उस दिन अगर वो नहीं लाया तो। और उस दिन पता भी चल जाएगा कौन किसका अच्छा दोस्त है। तो इस चीज का ध्यान रखना, उसको बोलो फोटो ले ले, या घर जाके देखो फोटो भेज दूंगा, ये करना, देना मत। अब आ जाओ नो डिस्ट्रैक्शंस। नो डिस्ट्रैक्शंस का क्या है, जिस दिन तुम अपने लैब में बैठ गए, एग्जामिनर आ गया है, एग्जामिनर बढ़िया वहां पे चाय समोसे पेल रहा है, तुम बैठे हुए हो, टीचर आ रहा है, तुमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि क्लास में तुम पे नजर जाए। जैसे ऐसे खड़े हुए हो, अब बगल वाला दोस्त कह रहा है क्या कर रहा, कोनी मार दी, कुछ भी उसके साथ मौज मस्ती हो रही है, छेड़ा खानी हो रही है कि और संचित दूर से हाय हेलो हो रही है, ये हरकत मत करना। ऐसा कोई काम मत करना कि एग्जामिनर को दिखे कि अच्छा ये ज्यादा बोल रहा है, ठीक है ना। यार पता है क्या, एग्जामिनर जब जाता है ना सुबह सुबह, अगर वो बीवी से लड़के आया है तो वो वैसे ही भरा हुआ होता है, उसको अपना वेंट करने के लिए एक बच्चा चाहिए, कोई चाहिए। और अगर वो नहीं लड़के आया तो वो ज्यादा खतरनाक है, क्यों, क्योंकि वो फिर मजे लेने के मूड में भी आया है। हमेशा शुरुआत में हम जाते हैं, हम तो ढूंढते हैं भाई कोई बच्चा तो ऐसा मिले जो ज्यादा बन रहा है, तो वो मजे लेने के लिए। अब तुम ऐसा करके तुम उसको प्लेट में रख के ले रहे हो कि आओ सर मेरे मजे लो, मेरे नंबर काटो। तो इस चीजों का ध्यान रखना। तो ये सब कुछ नहीं करना, बैठ जाओ आराम से। सर मेरे को तो एक, मैं जैसे ही बैठा मेरे को एक ऐसा प्रैक्टिकल मिल गया जो मुझे आता ही नहीं, कोई बात नहीं, फुल कॉन्फिडेंस मोड में रहो, आता है फुल उसमें रहो, मैं बताऊंगा ना। जैसे फाइनली टीचर ने बोला लिखना स्टार्ट करो, सब नहीं आता क्या करूं, कोई नहीं भाई, एम तो लिख ही सकता है, एम तो लिख ही सकता है, एम तो लिख ही सकता है, मटेरियल रिक्वायर्ड तो लिख ही सकता है, थ्योरी का थ्योरी लिख के जगह तो छोड़ ही सकता है। शुरुआत में बिल्कुल ऐसा करो कि अरे मुझे तो पूरा रटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ही तुम्हारा क्लास टीचर भी सचेत होगा, और क्लास टीचर एग्जामिनर को दिखाएगा भी कि देख भाई मेरे बच्चे कितने होशियार हैं, मैंने क्या सिस्टम बना रखा है, ठीक है। थोड़ी देर में तुम्हारा क्लास टीचर ही ले जाएगा एग्जामिनर को, अरे सर आओ आपको ये खिलाता हूँ वो खिलाता हूँ, वो जान पूछ के हो रहा है, डायरेक्ट वो बोल नहीं सकते कि चलो चिटिंग करो, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा। अगर नहीं करता तो वो भी तुम कॉन्फिडेंस के साथ बने रहो, एम छापो, मटेरियल रिक्वायर्ड छापो। शुरुआत में चीटिंग करने के चक्कर में मत करना, कैसे करोगे, जिस बच्चे से करना चाहोगे वो भी लिख ही रहा होगा, थोड़ा बहुत बता देगा, बस ये करना। लेकिन एग्जामिनर अगर खड़ा है तो कोई हरकत मत करना, एग्जामिनर को नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत बोल रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना। आमतौर पे लिखने वाला टाइम बच्चों को टफ लगता है, लेकिन वो बीत जाता है, हो जाता है, टाइम से आप सबमिट कर दोगे,
ठीक है। अब जहां तक बात है प्रैक्टिकल करने की, तो प्रैक्टिकल करो भाई, जितना आता है। सर कुछ नहीं आता, कोई नहीं भाई, खड़े रहे, मैं बता रहा हूँ, खड़े रहे, बिंदास खड़े रहे। दोस्त का देख ले, दोस्त कैसे कर रहा है, थोड़ा सा कर करके अपने एग्जामिनर को दिखा देना, ना हो तो सबसे एंड में जाना। मैं बता रहा हूँ जैसे तैसे करके ऐसा कर देना, दिक्कत नहीं होगी। सर एग्जामिनर नंबर काट लेगा, अब मैं बताता हूँ नंबर कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना किसी भी तरीके की, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्ट्रैक्शंस। प्रैक्टिकल आपने लिख दिया, जैसे तैसे हो गया पार। गंदा लिखा सर, आधा अधूरा लिखा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरे ही मिलेंगे, टेंशन मत ले, मैं बता रहा हूँ। जैसा भी अच्छे से लिखो। उसके बाद आ जाओ सीधा वाइवा में। वाइवा में तुम जब जा रहे हो तो कुछ परमिशंस हैं, उसका ध्यान रखो। जैसे सीक परमिशन टू सिट, मेंटेन प्रॉपर पोस्चर। जब वहां गए हो तो एग्जामिनर जाने से पहले पूछ लो, अंदर आने से पहले, कि सर मे आई कम इन, है ना। अगर अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी की माँ बहन करने की जरूरत नहीं है, हिंदी में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में बात करो, लेकिन ऐसी अंग्रेजी मत बोलो जो एग्जामिनर को भी लग रहा हो कि आई एम अ गुड बॉय, स्टैंड अप, ये वो करो, ये सब मत करो, ठीक है ना। हिंदी में बात करो, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बात करो। एग्जामिनर खुद ही तुम्हें कह देगा, एग्जामिनर खुद कह रहा है इंग्लिश में बात करो, तो इंग्लिश में जितना आता है उतना बोलो। लेकिन ऐसा मत करना कि जैसे होता है ना कुछ अड़ियल, जैसे अब हमारे हरियाणा में है, अंग्रेजी ना आ रही भाई मैंने, ये सब मत करने, मने तने ये सब, ये अच्छा नहीं लगता जब आप एग्जामिनर में वहां गए हो। तो बैठने से पहले परमिशन ले लो कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, या मे आई सिट। विश कर दो गुड मॉर्निंग, 12 बजे के बाद हो रहा है तो गुड आफ्टरनून विश कर दो। प्रॉपर पॉस्चर मेंटेन करो। जब बैठ रही हो तो टीचर की टेबल पे ऐसे हाथ रख के बैठ गए, ऐसे बैठ गए, यू कर रहे हो, हाथ ये कर रहे हो, ये सब मत रखो। प्रॉपरली बैठो, दोनों हाथ अपनी थाइस पे रख के बैठो। पिछली बार बताया था, बच्चे का लिटरल सवाल था, सर अपनी जांघों पे, टीचर ये क्या सवाल है। अपनी थाइस पे हाथ रख के बैठो, प्रॉपर पॉस्चर, बैक स्ट्रेट, तो सामने देखो, ठीक है। अब वाइवा वाले ने सवाल पूछना स्टार्ट करा, उसका जुगाड़ सुनो। अगर आंसर आता है तो बता दो, नहीं आता तो बहुत सिंपल सा है, सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। क्या सॉरी सर आता है, सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, पेट लाइन है, याद रखो। अब एक चीज का ध्यान दो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर सवाल में ये बोलो सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, मतलब टीचर बोल भी नहीं पा रहा सवाल पहले सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, ऐसे नहीं बोलना, ये जवाब नहीं है। इसका मतलब ये है तुम्हें याद नहीं आ रहा, कर रहा था याद नहीं आ रहा। थोड़ा एक्टिंग मारना सीखो, गूगल नहीं हो, टीचर ने फट सवाल तुरंत जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, ये सब नहीं करना। टीचर ने सवाल पूछा है, सोचो कि इसने पूछा क्या है, ये पूछा है, अपने हिसाब से सोचो क्या हो सकता है। टीचर आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए बहुत मजे लेंगे, बहुत तरीके से आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। आपका दिमाग जो कह रहा है आप उसको बताओ, सर मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है यार ट्राई कर लो थोड़ा बहुत, अगर बता सकते हो तो। नहीं आता बिल्कुल तो कोई बात नहीं, सिंपल मना कर दो कि सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ये बहुत बेसिक सा तरीका है, तो इसको आप ध्यान रखना। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स विद एग्जामिनर। अब इसको समझो, एग्जामिनर कभी कभार बच्चे का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए उल्टी सीधी चीजें पूछते हैं। ओम्स लॉ पूछ रहे थे, बेसिक ओम्स लॉ पूछा, ओम्स लॉ बता दो, आपने ओम्स लॉ बताया, एक्सप्रेशन बता दे भाई ओम्स लॉ का, आपने बोला सर V इक्वल्स टू आई आर, उसने बोला क्या बात कर रहा है, V इक्वल्स टू आई आर थोड़ी होता है, V इक्वल्स टू आई बटे आर होता है। अब हर बच्चा जानता है गलत है, तो ऐसे में कामली बोलो नहीं सर V इक्वल्स टू आई बटे आर है। एक तो ये तरीका है कि तुम भी हद रहे, ये थोड़ी होता है। दूसरा ये होता है कि सर एज पर माई नॉलेज दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट, ये नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा बोले कि अबे, क्योंकि हो सकता है तुम भी श्योर ना हो किसी चीज पे, तो ऐसे में ये जरूर बोलो कि ठीक है सर आफ्टर दिस प्रैक्टिकल मैं जरूर इस चीज को देखूंगा, एज पर माई नॉलेज ये होना चाहिए, बट आप कह रहे हैं तो शायद सही होगा, मैं इसको सर देखूंगा, ठीक है ना। मतलब तुम्हें कभी भी एग्जामिनर से लड़ाई नहीं करनी, याद रखो। वो ये भी कह रहा है ना कि यही सही होता है, तो बोल दो सर क्या ठीक है सर आप कह रहे हैं तो सही होगा, मैं इस एग्जामिन वाइवा के बाद इस चीज पे जरूर देखूंगा कि ये मेरे से कैसे रह गया, ठीक है। उसको इंप्रेस करने की ज्यादा कोशिश में उससे आर्गुमेंट मत करना, आर्गुमेंट मत करना। अगर तुम्हें पता चल रहा है गलत बोल रहा है तो ठीक है, आज आप भगवान हो, मुसीबत के टाइम में तो गधे को भी बाप बनाते हैं, तो फिर भी इंसान है, एग्जामिनर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखना, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट मत करना। आर्ग्यूमेंट करने के चक्कर में तुम्हें पता नहीं है, मेरे बच्चे के एक बच्चा था, उसके कितने नंबर, सिर्फ इस चक्कर में एग्जामिनर अड़ गया कि मैं तो काटूंगा, अब उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ठीक है। दिस इज द 6th पॉइंट। तो ये है टोटल मामला जिस चीज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये की टिप्स हैं। अब आते हैं अगली पॉइंट पे, विच इज डी डे की सच्चाई। मतलब जिस दिन वाइवा है उस दिन असलियत क्या है उसको समझो, उसको समझो। पहला पॉइंट देखो, नंबर्स की गारंटी है, उसको समझो भाई, ठीक है। ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, ध्यान से सुनो। देखो जिस दिन आपका वाइवा होगा,
सच्चाई ये है कि जो सीबीएसई का ये पूरा का पूरा रूल्स है ना, ये इसकी धज्जियां उड़ती हैं वाइवा वाले दिन। क्योंकि मेन ये है यार कि ये सारे नंबर जो लगने हैं वो मोस्टली तुम्हारे क्लास टीचर के हाथ में। वो तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, सब कुछ बोलेगा, लेकिन तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे क्लास टीचर के हाथ में ये आधे से ज्यादा नंबर। कैसे? तुम्हारा पूरा जो वाइवा होगा, जो वाइवा लेने जो तुम्हारे सर इस दिन आएंगे, उस दिन होगा ये कि जो एग्जामिनर आया उसको भी पता है कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता। तुम जो प्रैक्टिकल लिख रहे हो वो भी टेप के लिखा है, जैसे तैसे करके तुमने टेप के फाइल बना दी, जो सच भी है यार, इसमें कोई झूठ नहीं, उसको पता है कि नहीं आता है। तो वो तुम्हारी जो नॉलेज है वो टेस्ट करता है वाइवा में, वो वाइवा में देखता है कि बच्चा कितना पानी में है। तो तुम्हारे जो 30 नंबर है ना, वो तुम्हारे वाइवा पे ही डिपेंड करते हैं। तुम देखना, तुम फाइल लेके जाओगे, वो फाइल ऐसे लेकर ऐसे फेंक देगा बगल में, याद रखना मेरी बात, तो देखेगा भी नहीं, ऐसे लेगा और बगल में फेंक देगा। वाइवा रिपोर्ट शायद एक बार देख ले और उसको फेंक देगा, एक जगह फाइल, एक जगह वाइवा, फाइल वाइवा। तुम्हें बल्कि एक बार हो सकता है तुम्हें अजीब भी लगे कि भाई मैंने पूरा रात बैठ के पूरा बनाया, कवर चढ़ाया, प्यार से वो लिखा है, इसने तो खोल के भी नहीं देखा। ये सच्चाई है, यही होगा। तुम्हारे नंबर डिपेंड करते हैं कि तुम्हारा वाइवा कैसा गया। सेकंड पॉइंट, तुम्हारा वाइवा भी जैसा जा रहा है, एंड में जो फाइनल सीबीएसई की मार्कशीट में जो नंबर चढ़ते हैं, उसको चढ़ाने से पहले तुम्हारा क्लास टीचर ही उसके साथ बैठेगा, बढ़िया से तुम्हें बाहर कर देंगे, चाय पानी बिस्कुट इन सब चलेगा, उसकी अच्छी खातिरदारी तुम्हारा क्लास टीचर कर ही देगा एग्जामिनर की, और वो खुद ही बता देगा सर ये बच्चा ऐसा, इसके इतने कर दो, इसके इतने कर दो, वो है। यानी अगर क्लास टीचर से 36 का आंकड़ा बना रखा तुमने, बहुत बदतमीजी कर रखी है, तो बेटा तुम्हारे नंबर तो नहीं आने वाले अच्छे। कुछ अत्यंत ही अलग कर दो तो बात अलग है, वरना तुम्हारे अगर क्लास टीचर से तुम्हारी बनी है, ठीक ठाक है, तो तुम्हारे नंबर वहां पे क्लास टीचर ही लगवाए। अब सर कितने लगवा देंगे भाई? गिरे से गिरा मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे 25 प्लस तो गारंटी है, 25 से नीचे नहीं लगेंगे। मैं फिर कह रहा हूं क्लास टीचर के साथ बहुत ही बदतमीजी कर रखी है तो फिर तो वो 20 भी लगवा दे तुम्हारे, लेकिन एक एवरेज नंबर बता रहा हूं, 25 से ऊपर ही लगेंगे। अबव एवरेज वाले बच्चे 27 से ऊपर मान के चलो, और जो क्लास के टॉपर्स हैं तुम्हारे, और या टॉपर्स ना सही टॉप 10 में भी अगर आ रहे हैं, ठीक ठाक बच्चे हैं, तो उनके 30 में से 30 आउट ऑफ 30 इजीली लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा क्लास टीचर ही नंबर लगवाएगा। ठीक है, बट अगर ऐसे में वाइवा तुम्हारा बहुत ही गंदा गया है और तब तुम्हारा क्लास टीचर बोल दे कि सर इसके इतने नंबर लगा दो, 30 में से 30 लगा दो, तो एग्जामिनर बोल भी सकता है कि भाई यार कहां से 30 में से 30, बॉडम बच्चा है, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो क्या है नंबर लगवाएंगे। अभी मैं बताऊंगा वाइवा में क्या कर सकते हो, वाइवा के लिए पूरा बढ़िया मेथड बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये एक सिनेरियो है, इसको याद रखना यार, क्या नंबर लगाओगे इसके, तो इसलिए वाइवा तुम्हारा बहुत अच्छा जाना चाहिए। ठीक है ना, वाइवा का जुगाड़ बताता हूँ अभी, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अपने क्लास टीचर से अच्छे से बना के रखो, ज्यादा बदतमीजी क्लास टीचर के साथ एंड वाले टाइम पे मत रखना, जो अभी तक हो गया, लेकिन अब थोड़ा अच्छे से बनाओ। अरे सर आज तो स्मार्ट लग रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा सा ये सारी चीजें थोड़ा सा स्टार्ट कर दो अगर नहीं है तो, ठीक है। तो ये चीज। दूसरी, चेक योर रोल नंबर। अब ये रोल नंबर का क्या मसला है, इसको भी समझो। चेक योर रोल नंबर का सीन यार ये होता है कि जब वाइवा स्टार्ट होता है ना, तो दो सिनेरियो होते हैं, ध्यान से समझना। अगर तुम्हारा रोल नंबर शुरुआत में आता है तो तुम्हारी तो बैंड बजेगी गारंटेड, पहले ही बता देता हूं, बजने वाली है वाइवा में, क्योंकि तब यार वाइवा वाला भी थोड़ा एनर्जेटिक है, आया हुआ है, तो उसको भी एक रिदम समझने में, क्लास का लेवल समझने में वो तुमसे ही समझेगा। तो अगर तुम शुरुआत में हो तो समझ लो तुम्हारा तो एक्सपेरिमेंटल की वजह से तुम्हारा तो मामला बिल्कुल खराब ही है, तो ऐसे में तुम तैयारी थोड़ा ज्यादा करो। हाँ, अगर तुम्हारा रोल नंबर एंड में है या बीच में है तो तुम्हारे पास तुम्हारा फायदा है। कैसे? क्योंकि जो इस शुरुआती रोल नंबर वाले बच्चे गए, जिनका नाम ए से माँ बाप ने रख रखा है, आरव, शारव, ये सारे बच्चे है ना, और कुछ तो एज एन डबल ए पहला रोल नंबर, तो जिनका माँ बाप ने नाम रख रखा है उनका रोल नंबर फर्स्ट आ गया। तो अब ऐसे में होगा क्या भाई, जब वो वाइवा देके आ रहा है तो उसको तो निचोड़ेगा ही वो कि अच्छा ये बता, उससे बहुत बढ़िया उसका लंबा वाइवा जाएगा। लेकिन होगा क्या, वो जैसे ही बाहर जाता है तो थोड़ा सा स्कोप है कि जो अगला बच्चा जा रहा है या जो बाद में जाने वाला वो उससे पूछ सकता है। तो पूछो ऐसे में कि भाई क्या पूछ रहा है, कहाँ से सवाल आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, आज के डेट में बच्चे जुगाड़बाजी कर देते हैं, तो उसके आंसर्स निकाल लो, पहले से सोच के जाओ कि अच्छा ये है भाई, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो रोल नंबर पे अपना ध्यान दो। रोल नंबर अगर बीच में है तो भैया बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा एंड में है तो ठीक है, शुरुआत में है तो मामला थोड़ा गड़बड़ है, तो तुम बहुत अच्छे तैयारी के साथ जाओ। एक चीज का और ध्यान रखना, तुम्हारा रोल नंबर के बाद में कौन आता है और पहले कौन आता है ये भी तुम चेक कर लेना। अगर तुम्हारे रोल नंबर के जस्ट पहले क्लास का टॉपर बैठा है तो भी तुम्हारी लंका लगेगी। क्यों
टॉपर टॉपर है वो यार, पढ़ के जा रहा है, वो अपना इंप्रेशन बना के आएगा। सोचो ना, खाना खाने बैठे, शुरुआत में तुम्हारे पास बढ़िया, समझ लो बहुत बढ़िया फाइन डाइनिंग का कोई पास्ता आ रहा है, और इतना सब वो जो होता है ना फाइन डाइनिंग में कि वो इतना तो थोड़ा थोड़ा दे देते हैं सजा के, बिल्कुल वो आ रहा है बकायदा, वो सारा इंप्रेशन है, तुम बैठे हुए हो, 10,000 शेफ आ रहे हैं, वो बता रहे हैं भाई साहब इसमें ये है बढ़िया, और एकदम से तुम पहुंच गए, मतलब सीधा वो स्टील की थाली में और वो खिचड़ी डाल के आ गए, तो वो जी खराब जो होता है ना, वो तुम करोगे एग्जामिनर का। तो इसलिए जाहिर सी बात है तुम्हारे नंबर इंप्रेशन डाउन होगा। तुमसे पहले अगर कोई महाबेवकूफ है क्लास का, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। या अगर डुअल में बुला रहा है वो कि भाई ये 2 बच्चे आ जाओ, तो सबसे नालायक बंदे को अपने साथ लेके जाना, जो तुमसे ज्यादा नालायक हो, अपने से बढ़िया बंदे को साथ मत लेके जाना, तुम्हारा नुकसान होगा। तो रोल नंबर पे इन चीजों पे तुम ध्यान देना, देखो मजा आएगा। ठीक है, अब तीसरी चीज कि सर मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो फंस गया, रोल नंबर 1 है मेरा, और मेरे से पहले जो है वो टॉपर यार है, मैं क्या करूं? तो फोकस ऑन क्या, फोकस ऑन क्या मतलब व्हाट। अब इसका मतलब समझो, सर इतने सारे प्रैक्टिकल सब तो मुझे नहीं आता। हाँ नहीं आता, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ, हर बार काम आएगा। कोई सा एक टॉपिक अच्छे से करके जाओ। सर वो टॉपिक नहीं पूछा, कुछ हो गया, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम करके जाओ कोई एक टॉपिक। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसको उठा लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से करके जाओ। फायदा क्या है, बेसिक चैप्टर है, बेसिक चीजें काफी बनती है, करंट क्या है, चार्ज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है ना, केसीएल क्या है, केवीएल क्या है, बहुत सारी बेसिक चीजें, उसको करके जाओ। एक टॉपिक तो ऐसा करके जाओ जो तुम्हें अच्छे से आता हो। ठीक है, अब तुम सोच लो मैं ऑप्टिक्स करके चला जाता हूँ, भाई पता है ऑप्टिक्स से कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी बन सकते हैं, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि 10th में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो बेसिक्स हमें पता ही है। ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं आता ना, अपनी मर्जी का कोई एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ। एक्चुअली होता क्या है कि जब तुम वाइवा देने जाओगे ना, तो तुमसे कोई एग्जामिनर खुद पूछेगा, कोई पहला सवाल, दूसरा सवाल। अब होता क्या है कि जो बच्चे पहले जा चुके हैं, एग्जामिनर को पता चल जाता है पूरी क्लास का क्या लेवल है, तो बीच में आके एग्जामिनर का मूड ये करता है कि वो अपने आप ही पूछता है बच्चे से कि भाई क्या है, कुछ पढ़ के आया है। तो ऐसे में तुम्हें अगर ये पूछ रहा है तो भैया बिल्कुल बेशर्म होके बोलो कि हाँ सर मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर करा है। तुम्हारे चांस बढ़ गए, क्यों? क्योंकि वो टॉपिक तुम प्रिपेयर करके गए हो, वो वहीं से सवाल पूछ रहा है, तो चांस है कि तुम्हारे वहां से नंबर लग जाएंगे। अब ये तुम ये ना करके सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके जाओगे तो तुम फंस जाओगे, वो पूछेगा क्या करके आया। अब ऐसे में तुम उसे क्या बोलोगे, कॉन्फिडेंस तो किसी टॉपिक में नहीं है। तो इसीलिए तुम ऐसे में यही बताओ, कोई एक टॉपिक पढ़ के जाओ, और अगर एग्जामिनर ये पूछे तो भैया धड़ल्ले से बताओ कि ये करके आया। अगर पहला सवाल उसने पूछा तुम नहीं बता पाए, तो खुद से बोलो कि सर ये टॉपिक मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, बट मैंने ये चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी है, मतलब इट वुड बी ग्रेट अगर आप इससे सवाल पूछ सको तो, है ना। तो ये एग्जामिनर अगर देख लो, थोड़ा हिंदी मीडियम का एग्जामिनर, तो अंग्रेजी मत झाड़ना उसके आगे, है ना, उसको वो मत करना कि उसको वो दिल पे ले जाए तुम्हारी अंग्रेजी, है ना। ये है इंडिया में चलता है कि अंग्रेजी से दबते हैं लोग, तो ये मत उसको ये ना लगे कि अच्छा भाई घनी अंग्रेजी झाड़ रहा है, ले भाई जैसे तो मैं ये पूछता हूँ है, या तू बताएगा मुझे। ये सारी हरकतें एग्जामिनर कभी कभार जब पिस्ड ऑफ हो जाता है तो वो कर देता है। तो तुम इस चीज का ध्यान रखना, फोकस ऑन क्या पे करो। आगे देखो, क्या के बाद वर्क ऑन वन टॉपिक, वर्क ऑन व्हाट टॉपिक, ये मैंने तुम्हें बताया। फोकस ऑन क्या का मतलब ये भी था कि कोई भी चीज करते हो तो वो है क्या, ये तुम्हें पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एग्जांपल ऑप्टिक्स करके गए तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा दे क्या है। अब तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन झाड़ रहे हो उसके आगे, वो ये पूछेगा भाई है क्या, मुझे ये समझा। तो ऐसे में अगर तुमने क्या पे काम कर रखा है ना, तो तुम उसको बता सकते हो कि सर हर मीडियम की एक अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। वो क्या होता है भाई, ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम ऑप्टिकली कितना डेंस है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी को सर जो नापने का तरीका है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सर, उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतनी रफ्तार कम होगी, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है सर। अब तुमने अगर ये चीज ग्रास्प कर रखे, तुम ऐसे समझाओगे बिल्कुल ऐसे, तो बढ़िया है। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका ये है, मुझे लास्ट मोमेंट में दोस्तों से पूछते हो कि भाई ये क्या है, ये बता दे, तो उस टाइम पे जो दोस्त शॉर्ट में फटाफट बताता है ना कि यार ये होता है, ये होता है, ऐसे करके लिख दे, वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। टॉपर इसलिए टॉपर है भाई, क्योंकि वो जो बताता है ना, ये ऐसे करते, आमतौर पर टॉपर बताता नहीं, लेकिन अगर बताता है तो भाई ऐसे ऐसे करके तुम्हें क्या जो लिखा ना, फोकस ऑन क्या, तुम क्रक्स समझो कि भाई है क्या ये। ठीक है, तो इस पे करो, और एक टॉपिक जरूर तुम करके जाना। फाइनल है ब्रह्मास्त्र ट्रिक, मतलब ये वो बात मैं बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्या करो कि एग्जामिनर वो चीज पूछे जो तुम्हें आती है। ठीक है, सुनो, पहले एग्जामिनर का माइंडसेट समझो। दुनिया का कोई भी एग्जामिनर एग्जाम से पहले या वाइवा से पहले कभी दिमाग में सोच के नहीं आता कि मैं तो ये सवाल पूछूंगा। ठीक है, कुछ जो नए एग्जामिनर्स हैं, जो पहली बार जा रहे हैं,
या कोई ऐसे एग्जाम लेने जा रहे हैं जो जिसके बारे में उसको खुद आइडिया नहीं है, मतलब बिल्कुल नई चीज है, तो वो थोड़ा बहुत देख के जाएगा। वरना एग्जामिनर कभी सोच के नहीं आता मैं बच्चों से ये सवाल पूछूंगा। ठीक है, तो सर सवाल कैसे बनते हैं? सवाल यार तुमसे ही बनते हैं। जैसे यार तुम और मैं मिले, पहली बार मिले, मैं क्या बोलूँ, और भाई क्या नाम है यार तेरा? यहाँ सर ये नाम है, हिमांशु नाम है। हिमांशु कहाँ रहता है? अच्छा दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ रहता है? सर दिल्ली में एनएसपी रहता हूँ। अच्छा एनएसपी टीवी टावर के पास? हाँ टीवी टावर। टीवी टावर तो यार काफी अच्छा लंबा, मतलब तुम समझ रहे हो जो जो मैं जनरल बात कर रहे हैं हम, जो जो बात निकल रही है बाद में से बात निकालते हैं। सेम यही क्राइटेरिया होता है एग्जामिनर का। तुम जो बोलने वाले हो उससे ही अगला सवाल बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, अपन गए वाइवा लेने, एग्जामिनर ने बेसिक चीज तुमसे पूछ ली, करंट समझा दे भाई, करंट क्या? हमने बोला सर करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, अब उसका अगला सवाल क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है भाई? चार्ज बता दे। तो करंट उसने पूछा, हमने बताया करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो उसके दिमाग में क्या आया? चार्ज। अब वो नेक्स्ट सवाल हमसे पूछने वाला है कि चार्ज क्या है भाई? चार्ज समझा दे। हमको घंटा नहीं पता चार्ज क्या है। क्यों? फंस गए। अब होगा क्या? उसके दिमाग में एक सवाल पूछा था, एक का जवाब दे पाया, चार्ज इसको पता ही नहीं। सर चार्ज वो होता है ना सर, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है यार, है क्या चार्ज? भाई पढ़ा हो तो पता चले, और यही होगा, एक के बाद ही तुम अटक जाओगे। लेकिन सोचो इसको, मान लो मुझे पहले से पता है कि भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मुझे चार्ज नहीं पता, और ये मेरे से अगली चीज चार्ज ही पूछेगा। भाई सोचो ना, कहानी ऐसे चल रही है, तो चार्ज आ रहा है, चार्ज ही पूछेगा। तो मैं क्या करूं? मैं किसी भी तरीके से उसको चार्ज पे ना लेके जाऊं। ठीक है, और दूसरा समझो, अगर मैंने बता भी दिया कि सर चार्ज इज बेसिकली ये मैटर की प्रॉपर्टी है, मान लो मैंने बताया मैटर की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है सर, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक क्या होता है सर? बेसिक। चलो अब मैटर क्या होता है? मैटर एक्सप्लेन कर दे सर कोई भी ऐसी चीज जो मैटर पूछा उसने यहां से, फिर मैंने पूछा मैटर बता दे क्या है। मैंने बोला सर कोई भी ऐसी चीज जो जिसके पास मास है और कुछ एरिया ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है सर। ठीक है भाई, तो यहां से मैटर के बाद अब वो ये तो नहीं पूछेगा या मास क्या हो सकता है, चलो मास भी पूछ ले, तो मास हो गया ये। तो अब इस पूरे कॉन्वर्जेशन में दिक्कत ये है कि ये पूरी कॉन्वर्जेशन कैसी कॉन्वर्जेशन है? ये कॉन्वर्जेशन डाइंग कॉन्वर्जेशन है। डाइंग कॉन्वर्जेशन। डाइंग कॉन्वर्जेशन क्या होता है सर? अरे मर रही है ना पूरी की पूरी बात। अरे यार जब अपन डेट पे जाते हैं या चैट करते हैं तो अपन कैसे कोशिश करते हैं ना बात में से बात निकले, है ना? हम ऐसा तो नहीं करते चलो भाई वो, हम चाहते हैं ना कुछ जबरदस्ती की, कि कुछ ना कुछ ऐसी बात हो कि इस बात से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी बात, है ना? तो ये चीज है, तो हमको कॉन्वर्जेशन को डाई नहीं करने देना, डाइंग कॉन्वर्जेशन नहीं होनी चाहिए। और ऊपर से अपन पढ़ के आए करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमने बोल रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट और चार्ज, इसके बाद तो जो चीजें हैं पता ही नहीं भाई, ये मैटर मास पता नहीं कहां से आ गया, अब यहां से पता नहीं वो क्या पूछ ले। जैसे डाइंग कॉन्वर्जेशन होगी उसके बाद टीचर कुछ नया ही पूछेगा, हमको ये नहीं करना, कंट्रोल हमें करना है वाइवा में। तो हम क्या करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, उसने पूछा है करंट बता दे कि करंट क्या होता है। अब हमने क्या दिमाग लगाया, हमने उसको बोला कि सर करंट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बेसिकली करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। हिंदी रूपांतरण कि जो करंट है ना सर, वो इलेक्ट्रॉन्स के रेट ऑफ फ्लो को बोला जाता है, और करंट इसलिए बनता है क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ही करंट फ्लो करता है। अगला सवाल, वेरी नाइस, वो पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस बता, कि बता भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अरे ये तो मुझे आता है ना, मैं तो करके आया हूं, ये भाई पढ़ के आया हूं, मुझे पता है करंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस से जो मेरे से अगला सवाल पूछे वो कुछ ना कुछ या तो रेजिस्टेंस पे आ जाए या ओम्स लॉ पे आ जाए। तो मैं क्या बोलूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सर पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली जो भी चार्ज होता है ना उस पर होने वाला कार्य है सर, लेकिन मोटा मोटा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सर V से डिनोट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट जो है सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो कर देता है। और तार में सर रेजिस्टेंस कितना है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और एक रिलेशन भी होता है सर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में। अगला सवाल, अच्छा क्या रिलेशन होता है? सर रिलेशन होता है सर V इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ है सर, और ओम्स लॉ की V इक्वल्स टू आई आर है, लेकिन सर R जो है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता, मतलब R तो सर इसमें कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, और सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग होती है। अच्छा क्या अलग होती है सीरीज और पैरेलल में? सीरीज में क्या हो जाती है सर? सीरीज में हो जाती है सिंपल R1 प्लस R2, और पैरेलल में, आई होप यू गेट द पॉइंट, मैं अपनी हर कॉन्वर्जेशन को
ऐसे खत्म कर रहा हूं कि मैं उसको प्लेट में रख के सवाल खुद ही दे रहा हूं कि भाई ये पूछ अगला। वाइवा लेने वाला अगर नॉर्मल है, कोई पक्का खिलाड़ी नहीं है, तो वो क्या सोचेगा? देखो शुरुआत में 2 से 3 आमतौर पे होता भी है, तुमने 2 से 3 सवालों के जवाब दे दिए ना, तो उसके बाद वो जानबूझ के तुमसे ऐसा सवाल पूछेगा जो टफ होगा, ये होगा ही, है ना। लेकिन अगर तुम 2-3 सवाल के जवाब बढ़िया से तुमने इस तरीके से दे दिए, तो समझो 3 सवालों के एवरेज 4 से 5 सवाल पूछते, तुमने 3 सवालों के सही से जवाब दे दिए। वाइवा वाला सोच रहा मैं पूछ रहा हूं, तुम रख के बोल रहे हो क्या भाई ये पूछ मुझसे, समझ रहे हो चीज? तो इस चीज पे काम करो, अपना इस चीज पे कोशिश करो। अब ये कैसे हो सकती है? अगर ज्यादा एंग्शियस रहोगे ना, बहुत हड़बड़ाहट में बात करोगे, तो ये चीज नहीं हो सकती। एक काम कंपोज माइंड होना चाहिए। एक काम कंपोज माइंड ही इस चीज को कंट्रोल कर सकता है। और जाहिर सी बात है प्रैक्टिस तो है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। तो बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन वर्क ऑन, है ना। 3 सवालों के जवाब दे दिया, अब किसी ना किसी में फंस भी गए तो एग्जामिनर के दिमाग में है कि भाई लौंडा आया था, 4 सवाल पूछे, आखिरी का नहीं बता पाया, बट 3 सवाल का जवाब तो दे दिया। और बीच में अगर कहीं नहीं बता पा रहे तो थोड़ा सा सर करके आया था, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, रियली सॉरी सर, ये बोलो। उसको घुमाना मत, सर रेजिस्टेंस तो सर ये होता है वो, भाई उसको पता है क्या होता है, तुम उसको घुमाओ मत। क्योंकि अगर उसको ये एहसास हो गया साला घुमाना चाह रहा है, तो भाई तुम क्या ऐसे घुमा सकते हो क्या? नहीं घुमा सकते, नहीं घुमा पाओगे। तो बेस्ट यही है, नहीं आता कामली बोलो सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। तुमको मैं एक और हिंट देता हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा वाइवा कैसा गया है। पहला हिंट सुनो, अगर तुम्हारा वाइवा लंबा जा रहा है, ठीक है, तुम्हें देखना पता नहीं चलेगा, तुम बाहर आओगे तुम बोलोगे अबे 15 मिनट से पूछ रहा था मुझसे, तुम्हें लगेगा 2 मिनट ही हुआ है, बहुत तेज निकलता है टाइम वाइवा में। खैर, अगर तुम बाहर आके देखना, तुम देखना कि कितने टाइम इसने टोटल टाइम लिया है वाइवा। अगर तुम्हारा वाइवा लंबा जा रहा है मतलब अच्छा जा रहा है, बात खत्म। अगर तुम्हारा तुम गए, उसने पूछा ये आता है, हाँ सर, ये क्या होता है, ये होता है, अच्छा, और ये क्या होता है, ये होता है, ठीक है जा, उसने ये कर दिया, समझ लो गंदा गया वाइवा। इतना जल्दी भेज दिया, मतलब गलत जवाब दे के आया, और वो पहले ही समझ गया इसके बस की नहीं है देना, चल भाई निकल। क्या बात समझे? तो ये एक हिंट है, इससे तुम्हें पता चलेगा। तो इस तरीके से तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, और वाइवा में बढ़िया नंबर ला सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल बढ़िया से एक चीज बता रहा हूं, अगर तुम इसको करते हो, ठीक ठाक जवाब देते हो, इंप्रेशन अच्छा डालते हो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि टीचर बोलता है अरे सर ये ऐसा ही है, इसके कम नंबर लगा दो, लेकिन तुमने इन चीजों का ध्यान रखा ना, एग्जामिनर पे इंप्रेशन डाल दिया। कभी कभार लिटरली एक बार मैं गया था, मैं इस बात पे भिड़ गया था कि मैं नंबर कैसे काटूं। आप कह रहे हो नंबर काटो, मैं काटूं कैसे नंबर? लड़के ने सारे सवाल सही दिए, सवालों के जवाब सही दिए, तो नंबर तो कट ही नहीं सकते ऐसे, है ना। तो एग्जामिनर भी खड़ा हो जाता है तुम्हारे लिए। तो ये 2-4 चीजें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिस पे ध्यान रखो। और अगर तुम कहीं और फंसते हो तो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखो, मैं सबके जवाब देता हूँ। तो ये था मेरी तरफ से टिप्स और ट्रिक्स। बाकी और स्ट्रैटेजी देखनी है तो उसके लिए वीडियोस हैं। सीबीएसई का 1 शॉट अगर देखना चाहते हो तो अफसर सीरीज ज्वाइन करो, चैनल पे है, और बढ़िया से मचा दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक, तब तक बढ़िया पढ़ाई करते रहो, चिल रहो, सब बढ़िया जाएगा। बाय बाय।